यहाँ पे मैंने बेसिकली दो लोब्स बनाए हुए हैं। अगर यहाँ पे लोब ड्रॉ करने का कोशिश, हालांकि ड्रॉ मत करो, इसको ऐसे ही लिख करके छोड़ दो। जैसे ये एक सेक लाइक स्ट्रक्चर बन गया, क्लियर, ये एक सेक लाइक स्ट्रक्चर बन गया, एक नीचे में ये आ जाएगा भाई, ये एक सेक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पे मिल्क सिंथेसाइज होने के बाद उसको सीक्रेट करवाना भी पड़ेगा, और ये प्रोसेस जो है सेल्फ तो होने वाला होगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो मायोएपिथेलियल टिश्यू है इनको कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे भाई तो इनका जो साइज रहेगा मायोएपिथेलियल टिश्यू का, ये रिड्यूस हो जाएगा। जब इनके साइज रिड्यूस होंगे तो ये हो जाएगा। इससे भी और मैच्योर फॉलिकल, इसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल स्टेज में पहुंचने के बाद ये फुल्ली मैच्योर फॉलिकल होता है। इसके बाद यहाँ से फिर ओवम या फिर एग या फिर एक्चुअली में सेकेंडरी oocyte का रिलीज होता है। क्लियर, जो भी होगा वो हम लोग आगे में डील करने वाले हैं। फिर ये आगे ठीक है। फिर तो पिछले वाले क्लास में भाई हम लोग का टॉपिक जो था वो हम लोग फीमेल क्या बोलना चाहिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग कवर कर रहे थे। ठीक है, उसमें से दो और पार्ट्स हम लोग के बाकी है। एक हो जाएगा तुम्हारा क्या बोलना चाहिए ग्लैंड्स, और सेकंड नंबर हम लोग इसमें देखने वाले रहेंगे ओवरी। ठीक, तो ये दो टॉपिक यहां से बचे हुए हैं। फिर ये तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के सारे टॉपिक्स जो हैं या सारे पार्ट्स जो हैं हो जाएंगे कंप्लीट। इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे तुम्हारा गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, क्लियर। तो भाई यहां से हर एक चीजों को, जैसे मैंने तुमको पहले ही बोला था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, इसको तुमको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा करके रखना है, क्योंकि इनके यूजेस जो है ये तुमको गैमेटोजेनेसिस में भर भर करके देखने के लिए मिलने वाला हो। क्लियर। और अगर एक भी पार्ट का तुम्हारा डिटेलिंग में थोड़ा सा भी ढील डाल रहेगा, तब के केस में तुमको ही टॉपिक समझने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। क्लियर, क्लियर। तो भाई यहां तक के जितने भी हम लोगों ने पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, एक तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में, साथ ही साथ में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में, सभी को अच्छे से दिमाग में बिठाते हुए आगे के टॉपिक्स को कवर किया करना। ठीक है, चलो फिर हम लोग आज अपने नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं यहां। ठीक है भाई, तो आज का तुम्हारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, सबसे पहले हेडिंग लगाओ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ग्लैंड्स बेसिकली हम लोग को देखने हैं वो दो ग्लैंड्स होंगे। एक तो हम लोगों ने पहले ही डील किया हुआ है, सर्विक्स के वॉल में प्रेजेंट होता है सर्विकल ग्लैंड, जो कि म्यूकस सिक्रेट करने वाला हुआ। तो पहले उसको एक यहां पे लिख लो, फर्स्ट सर्विकल ग्लैंड। सीक्रेट्स म्यूकस। ठीक, बहुत ज्यादा और यहां पे हमको डील उसके बारे में करना है नहीं, क्योंकि पिछले वाले टॉपिक में भी मैंने तुमको हल्का फुल्का बता दिया था, बस उतना ही उसका यूज है। अब बाकी इसका आगे का जो यूज होने वाला रहेगा ये हम लोग देखेंगे भाई फिर क्या बोलना चाहिए पार्चुरेशन के टाइम। क्लियर, क्योंकि इसको हम लोग बर्थ कैनाल में सर्विकल कैनाल को भी इंक्लूड करते हैं, तो पार्चुरेशन के टाइम पे इसका थोड़ा मोड़ा डिटेलिंग और देखेंगे। क्लियर, तो यहां से हम लोग का एक ग्लैंड हो जाएगा भाई सर्विकल ग्लैंड। सेकंड नंबर ग्लैंड का हेडिंग लगाओ, ये हो जाएगा मेमरी ग्लैंड। ये हो जाएगा मेमरी ग्लैंड। कल वाले क्लास में मैंने तुमको मेमरी ग्लैंड का डायग्राम दिखाया हुआ था। क्लियर, उसका 3D डायग्राम भी दिखाया हुआ था, वहां पे मैंने तुमको सारे पार्ट्स को आइडेंटिफाई भी करवाया था। आज हम लोग खुद का डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसी को लेबलिंग के साथ में अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो चलो भाई खुद से डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। एक काम करना, पहले मेरे को ड्रॉ कर लेने, क्योंकि फिर बीच में मेरा मिस्टेक होता है तो मैं यहां से उसको मिटा लेता हूं, फिर तुम मुंह बनाना चालू कर देते हो। क्लियर, तो पहले मेरे को इसको ड्रॉ कर लेने दो, देखते चलो। अच्छा एक काम करते हैं, पहले मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो मेमोरी ग्लैंड, सबसे पहले ये वन पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब नंबर में 2 होंगे और 1 पेयर हम लोग लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1 पेयर। प्रेजेंट कहां पे होगा? थोरैक्स रीजन में। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होगा भाई थोरैक्स रीजन में। क्लियर, अब ध्यान देना, मेमोरी ग्लैंड जो रहता है ये मेल्स में भी मिलेगा,
साथ ही साथ फीमेल्स में भी प्रेजेंट होता है। फीमेल्स में जो रहेगा ये डेवलप्ड फॉर्म में होता है और मेल में ये रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है। तो इसमें लिखेंगे इन फीमेल डेवलप्ड, और इन मेल्स रिड्यूस्ड। क्लियर? मेल में रिड्यूस होगा, फीमेल में डेवलप्ड होता है। अब भाई इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानने की कोशिश करोगे तो फीमेल के टाइम पे बेसिकली डेवलपमेंट का जो फेज रहता है ये हम लोग दो फेज कंसीडर करते हैं। एक तो प्यूबर्टी से लेकर के अप्रोक्सीमेट टीनेज कंप्लीट होते तक एक बार मेमोरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट होते हैं। फिर सेकंड इसका डेवलपमेंट होता है भाई प्रेगनेंसी के टाइम पे, किसी भी एक फीमेल के प्रेगनेंसी के टाइम पे। क्लियर? तो उस टाइम पे एक्चुअली मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क सिंथेसाइज होता है, साथ ही साथ मिल्क स्टोर होता है। तो उस टाइम पे तुमको इसमें क्या बोलना चाहिए, डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा, इसमें ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? एक्चुअली डेवलपमेंट नहीं, ग्रोथ इसको बोल सकते हो। क्लियर? तो ग्रोथ के इसके दो फेजेस होते हैं, ये तुम्हारे एक एडिशनल नॉलेज के लिए था। अब आगे मेमोरी ग्लैंड जो रहेगा, अब ध्यान देना, एक तो ये हो गए, साथ ही साथ मेमोरी ग्लैंड जो रहता है ये जो फीमेल के केस में ब्रेस्ट होने वाले रहेंगे वहां ये हर ब्रेस्ट में, ईच ब्रेस्ट में 15 से 20 अलग अलग लोब्स होते हैं, मतलब रीजन्स होते हैं जहां पे कि तुम्हारे ये मिल्क सिंथेसाइज का जो प्रोसेस होता है वो किया जाता है। क्लियर है? मिल्क सिंथेसाइज का प्रोसेस किया जाता है। तो आगे लिखना है इस पे, इन फीमेल्स each breast contains 15 to 20 memory lobes। 15 to 20 मेमोरी लोब्स। क्लियर? ठीक है? ठीक है भाई, तो इसके स्ट्रक्चर पे अब हम लोग उतरते हैं। इसके पहले स्ट्रक्चर देख लेंगे, डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करने की कोशिश करना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, चलो। एक सेकंड। हाँ भाई देखो, सबसे पहले तो हम लोग ये रिब्स वाले पोर्शन से लेकर के आगे की तरफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे यहां। क्लियर? जैसे ये हो जाएगा सबसे पहले रिब बोन्स और साथ ही साथ में उसके आसपास के मसल। क्लियर? पहले ड्राइंग में हम लोग वही निकाले हुए। लिखते साथ साथ में यहां पे लिखते हुए भी चलना। ये हो जाएंगे रिब बोन्स। क्लियर? और रिब बोन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं मसल्स। मसल्स बिटवीन रिब बोन्स। क्लियर? इसके अलावा इसके सामने में तुमको एक मस्कुलर स्ट्रक्चर मिलने वाला होगा जो कि मेमोरी ग्लैंड्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो मेमोरी ग्लैंड्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला होगा। तो इसके आगे में बना लेना भाई। ये एक मसल हो जाएगा जो कि मेमोरी ग्लैंड्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला है। इसमें लिखना पिक्टोरालिस मेजर मसल।
पिक्टोरालिस, मेजर मसल्स। क्लियर? इसके बाद आगे का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। क्लियर? ये हो जाएगा भाई। फिर आगे का स्ट्रक्चर आगे समझो। यहां से सबसे पहले तो देखो, साइड साइड में यहां पे डिपॉजिट होता है फैट। क्लियर? यहां पे साइड में डिपॉजिट होता है फैट। इसके बाद ध्यान देना, मैं अब पूरे के पूरे जो क्या बोलना चाहिए, मेमोरी डक्ट्स होता है, ठीक है, सारे के सारे डक्ट्स को मैं वन बाय वन एक एक करके बताते चल रहा हूं। अच्छे से इसको दिमाग में बिठाते हुए चलना। देखो, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग का जो डक्ट तुमको देखने के लिए मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। क्लियर? ये हो जाएगा लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट के आगे साइड में तुमको एक स्वॉलन रीजन, मतलब कि एक फूला हुआ रीजन दिख रहा होगा। क्लियर? इसको बोलते हैं एम्प्यूला। ठीक, ये रीजन हो जाएगा भाई एम्प्यूला। इसके बाद आगे, यहां से जब आगे बढ़ते हुए चलोगे तो यहां से जो तुमको डक्ट दिख रहा है, ये हो जाएगा मेमोरी डक्ट। ये हो जाएगा मेमोरी डक्ट। क्लियर? मेमोरी डक्ट आगे आगे और जाने वाला होगा, और यहां से छोटे छोटे टिब्यूल्स निकले हुए रहते हैं। क्लियर? जिनको क्या हम लोग बोलेंगे, मेमोरी टिब्यूल्स। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। क्लियर? छोटे छोटे टिब्यूल्स निकले हुए रहते हैं, इनको बोला जाएगा मेमोरी टिब्यूल्स। ये हो जाएंगे भाई मेमोरी टिब्यूल्स। मेमोरी टिब्यूल से अटैच होते हैं, मेमोरी टिब्यूल से, एक सेकंड, हाँ, मेमोरी टिब्यूल से अटैच होते हैं एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम लोग बोलने वाले हैं मेमोरी एल्वियोलाई। क्लियर? इस टाइप से जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनको हम लोग बोलते हैं भाई मेमोरी एल्वियोलाई। क्लियर है? क्लियर है? ये हो जाएंगे मेमोरी एल्वियोलाई। एक सेकंड, ठीक है भाई। तो यहां से फिर हम लोग देख रहे थे, ये हो जाएंगे क्या, मेमोरी एल्वियोलस। एक अगर सिंगल बोला जाए, ये हो जाएगा मेमोरी एल्वियोलस। तुमको इसके ऑर्डर पता होने चाहिए कि भाई डक्ट जो है वो किसके बाद कौन सा जुड़ा हुआ है। आ रहा बात समझ में? क्योंकि एग्जाम्स में ऑर्डर से रिलेटेड इसको अरेंज करने के लिए तुमको दिया जा सकता है। क्लियर है? क्लियर? तो उधर से अगर आते जाओगे तो सबसे पहले में आ जाएगा मेमोरी एल्वियोलस। मेमोरी एल्वियोलस के बाद आ जाएगा भाई मेमोरी टिब्यूल्स। मेमोरी टिब्यूल्स के बाद मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट के बाद एम्प्यूला। एम्प्यूला के बाद लैक्टिफेरस डक्ट। क्लियर? क्लियर? एम्प्यूला के बाद लैक्टिफेरस डक्ट। तो भाई ये सारे के सारे पार्ट्स के नेम तुमको एज इट इज याद रहने चाहिए, एज इट इज याद रहने चाहिए। क्लियर है? तो पहले एक बार मैं सारे पार्ट्स एक बार फिर से
नेमिंग कर देते हैं इसका। सबसे सबसे इनर लेयर में तुमको देखने के लिए मिलेगा ये रिब बोन्स और साथ ही साथ में मसल्स, क्लियर, जो कि रिब बोन्स के बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद फिर सामने में एक मस्कुलर स्ट्रक्चर तुमको देखने के लिए मिलेगा जो कि मेमोरी ग्लैंड्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होता है। इसको हम लोग बोलेंगे पेक्टोरालिस मेजर मसल्स, क्लियर, ये हो जाएगा भाई पेक्टोरालिस मेजर मसल्स। इसके बाद में आओगे तो जो तुमको स्ट्रक्चर दिखेगा, वेट, हाँ, जो तुमको फिर स्ट्रक्चर दिखेगा यहाँ साइड में, इसके लिए मैं एक चीज और बता दूं तुमको, यहां पे मैंने बेसिकली दो लोब्स बनाए हुए हैं। अगर यहाँ पे लोब ड्रॉ करने की कोशिश, हालांकि ड्रॉ मत करना, इसको ऐसे ही लिख करके छोड़ देना। जैसे ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन गया, क्लियर, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन गया, एक नीचे में ये आ जाएगा भाई, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पे तुमको दो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इन्हीं को बोला जाता है मेमोरी लोब्स, क्लियर, क्लियर। और हर एक पार्ट में तुमको ऐसे ही 15 से लेकर के 20 मेमोरी लोब्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। आगे इतना बात समझ में। अब पूरे डक्ट को एक बार बता दो कि सबसे पहले में आ जाएगा भाई मेमोरी एल्वियोलस, उसके बाद आ जाएगा मेमोरी टिब्यूल्स, मेमोरी टिब्यूल्स के बाद मेमोरी डक्ट, उसके बाद एम्प्यूला, और एम्प्यूला से आगे जाएगा लैक्टिफेरस डक्ट। तो ये हो जाएंगे पूरे डक्ट्स, क्लियर है, क्लियर। अब अगर ध्यान दो, यहां पे एक काम करते हैं, मैं तुमको मेमोरी एल्वियोलस का भी स्ट्रक्चर एक बार डिटेल में बता देता हूं। हालांकि एनसीईआरटी के बुक में इसके बारे में दिया नहीं है और ना ही तुम्हारे बुक में इसके बारे में कोई डिटेल दिया हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं, क्लियर है। चलो भाई देखो, अगर एक मेमोरी एल्वियोलस को जूम करके अगर देखा जाए, तब के केस में इसका स्ट्रक्चर जो है ये इस टाइप से तुमको बन करके आएगा। ये इस टाइप से तुमको इसका स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलने वाला होगा। अब ध्यान देना, ये जो आउटर सरफेस है ये बना हुआ रहेगा एपिथेलियम टिश्यू का, क्लियर, ये बना हुआ है एपिथेलियम टिश्यू का। बीच में तुम्हारा खाली स्पेस होगा ताकि सिंथेसाइज्ड किया हुआ मिल्क जो है यहाँ पे स्टोर हो सके, क्लियर। तो बीच का जो खाली है वो खाली स्पेस है, क्लियर, वो एम्प्टी स्पेस है। अब ध्यान देना, ये जो एपिथेलियम टिश्यू बना हुआ है इसमें जनरली प्रेजेंट होते हैं कुछ रिसेप्टर्स, जिनको कि हम लोग बोलेंगे प्रोलैक्टिन रिसेप्टर्स। प्रोलैक्टिन हॉर्मोन्स के रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएंगे भाई प्रोलैक्टिन हार्मोन रिसेप्टर। तो यहां पे भाई लिख लेते हैं पहले से, ये हो जाएगा सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। जनरली यही टिश्यू जो रहते हैं यही मिल्क सिंथेसाइज करने का काम करने वाले हैं, यही टिश्यू मिल्क सिंथेसाइज करने का काम करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे सिंथेसाइज मिल्क, क्लियर। यहां पे प्रेजेंट है रिसेप्टर्स, तो ये रिसेप्टर्स लिख लो भाई, प्रोलैक्टिन रिसेप्टर्स, क्लियर, प्रोलैक्टिन रिसेप्टर्स। जब जब किसी फीमेल में प्रेगनेंसी आता है उसके बाद, ठीक है, प्रेगनेंसी होने के बाद, उसके बाद फिर ये जो रिसेप्टर्स हैं ये एक्टिव होंगे। एक्टिव होने के बाद यहां पे आएगा भाई प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन इन सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यूज को एक्टिवेट करेगा और यही इन्हीं से फिर मिल्क सिंथेसाइज करवाएगा। आया इतना समझ में। तो यहीं से मिल्क सिंथेसाइज का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। प्रोलैक्टिन रिलीज जब होता है वो तुम्हारा फेज होने वाला रहेगा प्रेगनेंसी का, क्लियर। तो इस टाइप से ये हो जाएंगे भाई। अब ध्यान देना, मिल्क सिंथेसाइज होकर के स्टोर हो जाएगा इस स्पेस में,
क्लियर। यहाँ पे मिल्क स्टोर हो गया। अब भाई इसको तुम एज्यूम कर सकते हो एक बलून के जैसे, बलून नहीं, एक पॉलिथीन के जैसे, ठीक है। बलून जो होता है वो तो स्ट्रेचेबल होता है, एक पॉलिथीन के जैसे। जैसे मान लो कि एक पॉलिथीन लिए हुए हैं, उसमें हम लोगों ने पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब पानी तो भाई अपने से बाहर आएगा नहीं, अगर वहां से पानी को बाहर निकालना पड़ेगा तो उसको हमको स्क्वीज करना पड़ेगा, उसको किसी ना किसी तरीके से हमको कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। क्लियर। तो इस एल्वियोलस को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए यहाँ पे एक और टिश्यू प्रेजेंट होता है, एक और कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम लोग बोलेंगे मायो एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पे ये एक और टिश्यू प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे मायो एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर। जैसे यहाँ पे जैसे प्रोलैक्टिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे, वैसे ही मायो एपिथेलियल टिश्यू के पास में ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स, अब ध्यान देना, मिल्क सिंथेसाइज होने के बाद उसको सीक्रेट करवाना भी पड़ेगा, और ये प्रोसेस जो है ये सेल्फ तो होने वाला होगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो मायो एपिथेलियल टिश्यू है इनको कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे भाई तो इनका जो साइज रहेगा मायो एपिथेलियल टिश्यूज का, ये रेड्यूस हो जाएगा। जब इनके साइज रेड्यूस होंगे तो ये स्क्वीज करेंगे एल्वियोलस को। क्लियर। ये स्क्वीज करेंगे एल्वियोलस को। क्लियर। क्लियर। जिसके प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे जो स्टोर्ड मिल्क है ये यहाँ से बाहर निकलने वाला होगा। क्लियर। और उसी को हम लोग मिल्क सिक्रेशन बोलेंगे भाई। फिर इसके बारे में और डिटेल थोड़ा मोड़ा जो है हम लोग देखेंगे लैक्टेशन में, तुम्हारे चैप्टर के सबसे एंड टॉपिक्स। क्लियर। सबसे एंड वाले टॉपिक में। अब भाई ये हो जाएगा तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलस ऑफ अ मेमरी ग्लैंड। क्लियर है। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया होगा, इतने में कोई डाउट? देख लो भाई, अगर किसी को यहां तक कुछ डाउट हो तो पहले क्वेश्चन पूछ लो। क्लियर, नो डाउट। अब ध्यान देना, अच्छा यहां पे दो लेबलिंग छूट गया, वेट। एक ये पोर्शन, इसको हम लोग बोलेंगे निप्पल। क्लियर। और इसी को सराउंड किया हुआ एक डार्क रीजन रहता है। क्लियर। जैसे हमारे बॉडी में क्या बोलना चाहिए, मेलेनिन पिगमेंट होता है, तो उसी के डिपोजिशन से वो जो इसका सराउंडिंग होता है ये डार्क अपीयर होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एरियोला। क्लियर। ये हो जाएगा भाई एरियोला। तो इस हिसाब से इतने सारे लेबलिंग, साथ साथ डायग्राम जल्दी से ड्रॉ करो, फिर यहां से आगे के टॉपिक्स पे चलेंगे भाई। ये हो गया तुम्हारा मेमोरी ग्लैंड कंप्लीट इतने में। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड इतने में कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे ओवरी। ओवरी के थोड़े डिटेल देखेंगे, क्योंकि ओवरी के बारे में मेजर जो डिटेलिंग है ये तुमको देखने के लिए मिलेगा oogenesis में। ठीक, तो ये हम लोग का मे बी नेक्स्ट क्लास हो, तो वहां पे जब हम लोग oogenesis डिस्कस करेंगे, वहां पे ओवरी के बारे में हम लोग को डिटेल, स्ट्रक्चर और साथ ही साथ उसके सारे फंक्शंस भी वहां पे देखना है वन बाय वन। चलो भाई, इतने को पहले नोट डाउन करो फटाफट। हो गया? गुड, वेरी गुड। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का आखिरी पार्ट ओवरी, हेडिंग लगाओ। ओवरी। क्लियर। अच्छा एक मिनट, हाँ ठीक है। चलो, तो ओवरी, ओवरी देखने वाले हैं। यहां पे सबसे पहले तो लिखो प्रेजेंट इन वन पेयर। ये भी वन पेयर ही होते हैं। कहां होंगे ये? इनसाइड एब्डोमेन। इनके गैमेट फॉर्मेशन में टेम्परेचर वगैरह का कोई इशू नहीं होता। इसी वजह से ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये फीमेल के केस में बॉडी के इनसाइड में प्रेजेंट होता है।
मेल के केस में 2 to 2.5 डिग्री आसपास का टेम्परेचर कम रिक्वायरमेंट होता है बॉडी टेम्परेचर से। इस वजह से मेल के केस में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ये बॉडी से बाहर होता है। क्लियर? तो भाई ये हो जाएगा ओवरी। ओवरी 1 पेयर, अच्छा पेन लिखा गया, पेयर 1 पेयर। एब्डोमेन में ये होने वाला होगा। आगे देखो, इसका जो लेंथ होता है ये हो जाएगा 2 to 4 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 2 to 4 सेंटीमीटर। क्लियर? इट प्रोड्यूस दो चीजें, एक तो फीमेल गैमेट और दूसरा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सॉरी हॉर्मोन्स। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे इट प्रोड्यूस प्राइमरी सेक्स हॉर्मोन्स। इसमें से क्या क्या आ जाएंगे? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर? यहां से दो ये हॉर्मोन्स हो जाएंगे। इसके बाद ध्यान देना, जो ओवरी होता है, ओवरी ओवरी एक एपिथेलियल टिश्यू से, ठीक, जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू से कवर होगा और सराउंड किया हुआ रहता है एक रीजन को। उस रीजन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। क्लियर? लिखो, अ थिन एपिथेलियल टिश्यू surround a region called stroma. कॉल्ड स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा बोला जाता है। स्ट्रोमल रीजन जो रहता है बेसिकली, इसको हम लोग को और दो टाइप से या दो डिवीजन इसके और देखने हैं। क्लियर? तो स्ट्रोमा जो होता है भाई, अच्छा इसमें लिख लेते हैं कॉल्ड स्ट्रोमा, यहां पे लिख लो इसको। और यहां से हम लोग देखेंगे स्ट्रोमा जो होता है ये दो टाइप से डिवाइडेड होगा। एक पार्ट को हम लोग बोलेंगे पेरिफेरल कॉर्टेक्स, ठीक, और दूसरे पार्ट को हम लोग यहां पे बोलते हैं मेड्यूला। ठीक है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स रीजन। अच्छा एक डायग्राम में मैं तुमको दिखा दूं पहले। जैसे ये मान करके चलो कि एक ओवरी का एपिथेलियल टिश्यू हो गया, इसके इनसाइड का जो तुमको पूरा रीजन दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो रहता है ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। क्लियर? स्ट्रोमा जो रहता है ये दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। एक को हम लोग बोलेंगे मिडिल, ये मिडिल पार्ट हो गया। क्लियर? और ये जो है ये तुम्हारा पेरिफेरल पार्ट हो गया। तो पेरिफेरल कॉर्टेक्स हम लोग ये बाहर वाले रीजन को बोलते हैं और अंदर वाले मिडिल लेयर को हम लोग बोलते हैं, क्या लिखा हुआ है यहां पे, कहां गया भाई, मेड्यूला। क्लियर? ये हो जाएगा मेड्यूला। तो समझो पेरिफेरल कॉर्टेक्स जो रहता है यहां पे प्रेजेंट होंगे फॉलिकल्स। फॉलिकल्स क्या होते हैं? इमेच्योर एग। इमेच्योर एग। और मेड्यूला रीजन जो तुमको दिख रहा है यहां पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। यहां पे बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होने वाले हैं। क्लियर? आगे इतना समझ में? ठीक है, अब यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे ब्लड वेसल्स की बात करोगे भाई तो ये हो जाएंगे ब्लड वेसल्स। ये यहां पे तुमको ब्लड वेसल्स दिखने वाले हैं।
एक मिनट। हाँ भाई, तो हम लोग बोल रहे थे यहाँ पे मेडुला वाले रीजन में क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो तुमको पेरिफेरल कॉर्टेक्स दिख रहा है, यहाँ पे एक्चुअली में फॉलिकुलर डेवलपमेंट देखना रहता है, ठीक है। तो फॉलिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे और उनका पूरा डेवलपमेंट यहाँ पे होने वाला होता है। मैं बहुत ही शॉर्ट में भी तुमको बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बारे में डिटेल हम लोग को oogenesis में कवर करना है। तो ध्यान देना यहाँ पे, सबसे पहले जैसे यहाँ पे एक प्राइमरी फॉलिकल आ जाएगा, इसके बाद फिर इसमें कुछ कुछ और चेंजेस होंगे, क्लियर। इसमें कुछ कुछ और चेंजेस होंगे और प्राइमरी फॉलिकल जो है ये फिर बन जाएगा भाई सेकेंडरी फॉलिकल। क्लियर, यहां पे बन जाएगा तुम्हारा सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल से फिर ये और आगे जाएगा, फिर आता है भाई टर्सरी फॉलिकल। क्लियर, सेकेंडरी से आएगा भाई फिर टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल, क्लियर। टर्सरी फॉलिकल से ये और मेच्योर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ये हो जाएगा इससे भी और मैच्योर फॉलिकल, इसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल स्टेज में पहुंचने के बाद ये फुल्ली मैच्योर फॉलिकल होता है। इसके बाद यहां से फिर ओवम या फिर एग या फिर एक्चुअली में सेकेंडरी oocyte का रिलीज होता है। क्लियर, जो भी होगा वो हम लोग आगे में डील करने वाले हैं। फिर ये आगे चल करके कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट होगा और फिर वो डिजनरेट कर जाएगा। तो भाई ये आगे के इसके फॉलिकुलर डेवलपमेंट्स होते हैं, इसके बारे में अभी नहीं, हम लोग इसको oogenesis में पूरा डिटेल में देखने वाले रहेंगे। तो यहां पे लेबलिंग कर लो, ये हो जाएगा पेरिफेरल कॉर्टेक्स। क्लियर, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। इसको बोलेंगे भाई सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक, ये हो जाएगा टर्सरी फॉलिकल और इसको बोला जाएगा ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, इसको बोला जाएगा ग्राफियन फॉलिकल। इसके बाद कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस एल्बिकेंस, वहां तक हम लोग को जाना है। अभी के लिए फिलहाल इतने को भेजे में बिठाओ और ये हो जाएगा तुम्हारा मेड्यूला रीजन। क्लियर, और यहां पे भी ये गए हुए हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, यहां पे गए हुए हैं ब्लड वेसल्स। तो ये हो जाएगा भाई एक ओवरी का स्ट्रक्चर, उसमें होने वाले फॉलिकुलर एक्टिविटीज और साथ ही साथ में उसका डिफरेंट रीजन्स। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे ओवरी के डिटेलिंग, इतने को जल्दी से नोट डाउन कर लो। फिर तुम्हारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सारे, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स का डिटेलिंग हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे गैमेटोजेनेसिस में। क्लियर, कल वाले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मेल गैमेटोजेनेसिस या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस जिसको बोला जाएगा। उसके बाद फिर फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट करेंगे जिसको कि हम लोग बोलेंगे oogenesis। ठीक है, उसको oogenesis बोला जाएगा, इसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाएगा। चलो भाई, तो आज के लिए सिर्फ इतना था। आज का क्लास थोड़ा सा शॉर्ट रखना पड़ा क्योंकि थोड़ा सा ऑफिस का भी काम है। तो इतने स्ट्रक्चर्स को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, सारे नाम तुम्हारे दिमाग में रहने चाहिए, तब जाकर के आगे के टॉपिक्स ठीक तरीके से क्लियर हो पाएंगे। अदरवाइज आगे के कॉन्सेप्ट, क्योंकि आगे में तुमको प्रोसीजर्स देखने हैं, कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो। ठीक, तो प्रोसीजर्स तुमको तभी समझ में आएंगे और तभी याद हो पाएंगे जब ये सारे पार्ट्स तुम्हारे अच्छे से याद रहें। ठीक है, चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही था। अब बाकी डिटेलिंग हम लोग इसका करेंगे कल।